आज की इस वीडियो में हम टैक्स प्लानिंग के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर गो थ्रू करना बिकॉज आरबीडब्ल्यू में जेआरबी में टैक्स प्लानिंग का चैप्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम टैक्स स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो टैक्स दो तरह के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स एंड दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। टैक्स जो कि डायरेक्टली इंपोज किया जाता है, यानी कि आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हैं, जैसे कि इनकम टैक्स पे करते हैं। लेट्स से कि आपकी सैलरी 10 लाख की थी और आपने 30,000 या 60,000 पे टैक्स जो था वो पे किया है गवर्नमेंट को इनकम टैक्स के रूप में। तो वो कौन सा टैक्स है? दैट्स अ डायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स होता है, जैसे मान लो कि मैंने कोई चीज परचेज करी एंड उसके ऊपर मैंने जीएसटी पे किया। अब वो जीएसटी डायरेक्टली मैं तो पे नहीं कर रहा हूं, यानी कि पे तो मैं कर रहा हूं, शॉपकीपर को पे कर रहा हूं, शॉपकीपर जो है वो पे करेगा आगे गवर्नमेंट को, तो वो हुआ इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो इस तरह से हम टैक्स को आसानी से समझ सकते हैं। और इनकम टैक्स से रिलेटेड जो कोई भी चीजें हैं वो सभी किसमें दी गई है? इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर ये सब चीजें दी गई हैं। अब मेजर इंपॉर्टेंट टर्म्स को यहां पर फटाफट से समझते हैं। सबसे पहली टर्म है असेसी, यानी कि जिस पर्सन का टैक्स आप कट करने की बात कर रहे हो उसको हम असेसी कहते हैं। जैसे कि अगर पर्सन है रमेश, जिसने कि यहां पर टैक्स पे करना है, तो रमेश होगा असेसी। अब हम पर्सन की डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम इंडिविजुअल की बात करते हैं, जैसे आप मैं कौन है? इंडिविजुअल है। ठीक है, एंड इसी तरह से एक होता है एचयूएफ, यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होती है। अब इसमें वो सभी पर्संस जो एक कॉमन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को संभाल रहे हैं वो सभी इसमें आएंगे, वो यहां पर एचयूएफ की डेफिनेशन में आते हैं, जिसमें जैन्स, बुद्ध एंड हिंदू जो हैं वो यहां पर शामिल किए जाते हैं। फिर बात आती है कंपनी के बारे में। कंपनी यानी कि कोई भी ऐसी कंपनी, चाहे वो इंडियन कंपनी है यानी कि इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई है, या फिर वो फॉरेन कंट्री में इनकॉर्पोरेट हुई है, जो कि कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड है, उसको कंपनी की डेफिनेशन में शामिल किया जाता है। पार्टनरशिप फर्म, जैसे मान लो कि तीन पर्सन मिलके, दो से ज्यादा जो पर्सन है वो आपस में मिल जाते हैं एंड आपस में पार्टनरशिप कर लेते हैं, तो वो पार्टनरशिप फर्म बन जाती है, जिसको हम पर्टिकुलरली पार्टनरशिप एक्ट 2008 में रजिस्टर करते हैं। या इसमें एलएलपी भी हो सकती है, यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है। इसमें दो या उससे ज्यादा इंडिविजुअल्स शामिल होते हैं। ये पर्सन की डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं फटाफट से आपको कवर करवा रहा हूं। फिर बात आती है एओपी, यानी कि एसोसिएशन ऑफ पर्संस के बारे में, यानी कि वो ग्रुप ऑफ पर्संस जो इकट्ठे हुए हैं किसी कॉमन पर्पस के लिए। जैसे मान लो एक बिजनेस को चलाना है या किसी प्रोफेशन को चलाना है, तो उसे एसोसिएशन ऑफ पर्सन कहते हैं। फिर बात आती है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स के बारे में, यानी कि दो या उससे ज्यादा पर्सन जब आपस में मिलते हैं कॉमन पर्पस के लिए, किसी बिजनेस को, प्रोफेशन को चलाने के लिए। अब आप कहोगे कि एओपी में एंड बीओआई में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस एक्टिविटीज का होता है। फिर बात आती है लोकल अथॉरिटी के बारे में, जैसे कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गई, पंचायत होगी, वो इसकी डेफिनेशन में शामिल है। फिर बात आती है एजेपी के बारे में, यानी कि जो कहीं पर भी नहीं कवर्ड होगा वो एजेपी की डेफिनेशन में कवर किया जाएगा। अभी हम हेड्स ऑफ इनकम के बारे में फटाफट से बात कर लेते हैं। अब आपकी जो इनकम है, या तो वो सैलरी से हो सकती है जो आपके एम्प्लॉयर ने आपको पे की है। एम्प्लॉयर यानी कि यहां जहां पर आप काम करते हो, जैसे अगर आप बैंक में काम करते हो तो आपका एम्प्लॉयर बैंक है। अब वो आपको सैलरी पे करता है, तो आप यहां पर उस इनकम को किसमें काउंट करेंगे? अपनी सैलरी इनकम में काउंट करेंगे। इसके अलावा हो सकता है कि आपको रेंटल इनकम मिल रही हो, तो वो आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में शामिल होगी। जो आपके पास सैलरी इनकम आती है, इसमें जो कोई भी बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, जैसे मान लो एडवांसेस मिल गए या फिर बोनसेस मिल गए, कमीशन मिल गई, पेंशन मिल गई, वो सभी सैलरी के ही कंपोजिशन में शामिल किया जाता है। रेंटल इनकम जो होगी वो किसमें जाएगी? वो आपकी हाउस जो प्रॉपर्टी है उससे आने वाली इनकम में शामिल की जाएगी। इसी तरह से हो सकता है कि आप कोई बिजनेस करते हो या आपका कोई प्रोफेशन है, जैसे मान लो आप कोई सीए हो, डॉक्टर हो, तो हो सकता है कि आपको वहां से प्रॉफिट मिलता हो, वहां से गेन मिलता हो। तो आप क्या करेंगे? आपका जो भी टोटल अमाउंट बना था, लेट्स से कि टोटल अमाउंट हमारे पास बना 30 लाख का, 30 लाख में से 20 लाख हमने खर्च कर दिए एक्सपेंसेस के ऊपर और 10 लाख का प्रॉफिट हुआ, तो वो 10 लाख जो होगा वो हमारी बिजनेस इनकम में शामिल किया जाएगा, प्रोफेशनल इनकम में शामिल किया जाएगा। अब इंडिविजुअल समझते हैं कि बिजनेस आपकी इनकम क्या होती है, यानी कि जो कोई भी आपको प्रॉफिट गेन हुआ है ऑपरेटिंग बिजनेस करने से, ठीक है, तो उसमें आप पर्टिकुलरली सेल्स इनकम देखते हो, फीस हो सकता है, आप कमीशंस पे करते हो, तो सभी ट्रांजैक्शंस को आपस में शामिल करते हो। और प्रोफेशन का मतलब होता है, जैसे मान लो कोई सीए हो गया, डॉक्टर हो गया, उनकी जो इनकम हो रही है वो आपकी प्रोफेशनल इनकम में शामिल होती है। फिर बात आती है इनकम फ्रॉम द कैपिटल गेन। जैसे मान लो कि आपने स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है एंड यहां पर आपको बेनिफिट मिलता है। ठीक है, तो बेनिफिट जो होगा, या तो आपको शॉर्ट टर्म में आपने
होल्ड किया शेयर्स को, आपको उससे बेनिफिट मिल गया, या आपने लॉन्ग टर्म के लिए शेयर्स को होल्ड किया, आपको उससे बेनिफिट मिल गया। अब उससे जो भी आपका गेन हुआ, कैपिटल गेन हुआ, उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ता है। तो गेन जो होता है वो दो तरह का होता है, या तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है जिसको हम एसटीसीजी कहते हैं, या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है जिसको हम एलटीसीजी कहते हैं। सबसे पहले एसटीसीजी को समझते हैं। यानी कि जब भी आपने कोई कैपिटल एसेट परचेज किया, लेट्स से मैंने शेयर परचेज किया एबीसी कंपनी का, और यहां पर इस शेयर को मैंने यहां पर 1 साल या उससे कम टाइम पीरियड के लिए रखा और बेच दिया। देखिए यहां पर बेचना जरूरी है, होल्डिंग के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, जब आप सेल करेंगे सिर्फ और सिर्फ तभी टैक्स लगेगा, राइट। अगर मैंने शेयर को खरीदा और 1 साल से कम टाइम पीरियड में या 1 साल तक मैंने उसको सेल कर दिया, तो उसके ऊपर एसटीसीजी शामिल होगा, जबकि एलटीसीजी तब शामिल होगा अगर मैं 1 साल से ज्यादा टर्म के लिए उसको रखता हूं और फिर उसको सेल करता हूं, तो एलटीसीजी उसके ऊपर लगेगा, राइट। एंड फर्दर जो एलटीसीजी लगेगा ये गेन के ऊपर लगेगा, यानी कि जो प्रॉफिट हुआ। जैसे मान लो मैंने एक शेयर को परचेज किया, 50,000 के शेयर मैंने परचेज किए थे, और मैंने 3 साल के बाद उन शेयर्स को 1 लाख में सेल कर दिया, तो कैपिटल गेन जो हुआ वो 50,000 का कैपिटल गेन मुझे यहां पर मिल गया। दैट्स एक्चुअली रिलेटेड टू एसटीसीजी एंड एलटीसीजी। अब जो लेटेस्ट गाइडलाइंस भी आई हैं एज पर द लेटेस्ट फाइनेंस एक्ट, वो भी यही कहती हैं कि आपको जो इंडेक्सेशन का बेनिफिट पहले मिलता था, अब वो बेनिफिट नहीं मिलेगा प्रॉपर्टी के केस में भी। यानी कि जब हम प्रॉपर्टी को सेल परचेज करते हैं तो भी आपको कैपिटल गेन होता है, लेकिन अब आपको वो रियल एस्टेट के अंदर आता है, तो अब आपको वो बेनिफिट नहीं मिलेगा अगर आपने प्रॉपर्टी जो है वो 2000 सन के बाद में खरीदी है, तो आपको कोई भी बेनिफिट इंडेक्सेशन का उसमें नहीं मिलने वाला है। अभी हम बात करने वाले हैं इनकम फ्रॉम द अदर सोर्सेज के बारे में, यानी कि आपकी कोई भी और इनकम हुई है जो ना तो इनकम की कैटेगरी में आपकी सैलरी में आती है, ना बिजनेस प्रॉफिट में, ना कैपिटल गेन में, ना हाउस प्रॉपर्टी में आती है। तो जैसे मान लो मैंने कोई एसेट था, मैंने उसको सेल कर दिया तो मुझे प्रॉफिट हो गया, तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में काउंट हो जाएगी। बहुत बार कंफ्यूजन हो जाती है असेसमेंट ईयर की डेफिनेशन में और प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन में। असेसमेंट ईयर भी 12 महीने का होता है, प्रीवियस ईयर भी 12 महीने का होता है। असेसमेंट ईयर वो ईयर होता है जिसमें असेसी के ऊपर, यानी कि जिस पर्सन का टैक्स कैलकुलेट किया था उसके ऊपर लायबिलिटी होती है कि उसने टैक्स पे करना है, ठीक है। जैसे मान लो कि 2023-24 का आपने अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट किया, अब आपके ऊपर लायबिलिटी रहेगी 2024 एंड 25 में उसको पे करने के लिए। तो इसमें आपका असेसमेंट ईयर हुआ 2024-25, और आपका जो फाइनेंशियल ईयर हुआ, प्रीवियस ईयर हुआ, वो हुआ 2023-24। यानी कि जो टैक्स की कैलकुलेशन की गई वो 23-24 के लिए की गई, और जो उसकी पेमेंट करनी है वो 24-25 में की जानी है। अब हम बात करने वाले हैं टीडीएस के बारे में। जैसे लेट्स टेक द केस, आप बैंक में जाकर के एफडीआर करवाते हैं, और एफडीआर के ऊपर जो आपको इंटरेस्ट मिला नॉर्मल सिटीजन के लिए, वो आपको 40,000 से ज्यादा का इंटरेस्ट यहां पर मिल गया। लेट्स से आपको 42,000 का इंटरेस्ट मिल गया, तो उसके ऊपर जो टीडीएस होगा वो बैंक डिडक्ट कर लेगा। टीडीएस यानी कि टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, ठीक है। तो जो कोई पर्सन आपको पेमेंट कर रहा है वो डिडक्ट कर लेगा। इसी तरह से जब आप रेंट पे करते हो और रेंट के केस में आपका थ्रेशोल्ड अमाउंट इंक्रीज हो जाता है, तो तब भी आपका टीडीएस डिडक्ट करना पड़ता है। जो पर्सन पेमेंट कर रहा होता है वो पर्सन टीडीएस को डिडक्ट करता है। जैसे पर्सन ए ने रेंट के ऊपर प्रॉपर्टी को लिया पर्सन बी से, तो यहां पर टीडीएस डिडक्ट कौन करेगा? पर्सन ए जो है वो यहां पर टीडीएस डिडक्ट करेगा, और हर एक महीने की 7 तारीख से पहले पहले उसे यहां पर इसकी रिटर्न जो होगी वो फाइल करनी पड़ेगी। सो टीडीएस जो है वो अलग अलग पेमेंट्स के ऊपर एप्लीकेबल है, सैलरी के ऊपर भी एप्लीकेबल है, इंटरेस्ट के ऊपर भी एप्लीकेबल है, रेंट के ऊपर, प्रोफेशनल फीस के ऊपर, डिविडेंड के ऊपर, सभी चीजों के ऊपर एप्लीकेबल होता है। यानी कि जब बैंक भी आपको पेमेंट देता है तो वो आपका पहले से ही टैक्स कट करते हुए आपको पेमेंट करता है। जैसे मान लीजिए अगर किसी पर्सन की पेमेंट 60,000 रुपीज पर मंथ की सैलरी, तो 60,000 इंटू 12 के हिसाब से बैंक एक लमसम सैलरी को कैलकुलेट कर लेगा 7.2 लाख। एंड फर्दर अगर आपने डिटेल्स दी हुई है कि आप इतनी सेविंग करेंगे नहीं करेंगे, उसके अकॉर्डिंग बैंक एक लमसम जो टैक्स होगा वो आपका डिडक्ट करने के बाद ही आपको सैलरी पे करेगा। दैट इज आल्सो कैलकुलेटेड इन द फॉर्म ऑफ टीडीएस। एंड इसमें टीडीएस के केस में आपको फॉर्म 26 एएस में सारी की सारी डिटेल मिल जाएंगी, यानी कि जो कोई भी आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ होगा आप उसको क्लेम कर सकते हो अकॉर्डिंगली 26 एएस फॉर्म को देखते हुए। अब हम टैक्स रेजिम के बारे में पढ़ने वाले हैं और इसके बेस पर एक केस स्टडी भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम ओल्ड टैक्स रेजिम के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि असेसमेंट ईयर 2020-2021 तक थी। अभी फिलहाल के लिए ऑप्शन अवेलेबल है कि आप ओल्ड टैक्स रेजिम
या फिर न्यू टैक्स रेजिम में से सिलेक्शन कर सकते हो। एज पर द ओल्ड टैक्स रेजिम जो इंडिविजुअल है उनको काउंट किया जाता है जिनकी एज 60 साल से कम है, एंड सीनियर सिटीजन होते हैं जिनकी एज 60 साल से 80 साल तक है, और सुपर सीनियर सिटीजन होते हैं जिनकी एज 80 साल से ज्यादा है। एज पर द ओल्ड टैक्स रेजिम यहां पर जो इंडिविजुअल्स हैं उनके लिए 2.5 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं है, एंड 2.5 से 5 लाख तक 5%, फिर 5 से 10 लाख तक 20%, और 10 लाख से ज्यादा 30% का टैक्स पड़ता है। एंड अगर हम बात करते हैं रिलेटेड टू द सीनियर सिटीजन, तो ये लिमिट जो पहले वाली थी टैक्स फ्री वाली वो 3 लाख है, यानी कि 50,000 यहां पर बढ़ जाती है। बाकी सब स्लैब्स टोटली सेम है, 5, 20, 30 बिल्कुल सेम है। एंड सेम सिनेरियो में अगर हम यहां पर बात करते हैं सुपर सीनियर सिटीजन के केस में, तो वहां पर 5 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं है, और सिर्फ 5 लाख से 10 लाख तक 20% का टैक्स पड़ेगा, और 10 लाख से ऊपर जो है वो 30% का टैक्स पड़ने वाला है। लेकिन ओल्ड टैक्स रेजिम में आपको काफी ज्यादा जो बेनिफिट्स हैं 80C सेक्शन में या 80D में जो एग्जम्पशंस मिलती हैं वो वहां पर शामिल है, 80E में एग्जम्पशन मिलती हैं जो हाउसिंग प्रॉपर्टी से रिलेटेड मिलती हैं, वो सब चीजें यहां पर शामिल है। लेकिन न्यू टैक्स रेजिम में वो आपको बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। अभी हम एग्जाम्पशन लिमिट्स के बारे में देखने की बात करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिविजुअल के केस में जो एग्जाम्पशन लिमिट है वो 2.5 लाख तक की है, सीनियर सिटीजन के केस में 3 लाख की लिमिट है, और सुपर सीनियर सिटीजन के केस में ये 5 लाख की लिमिट है। इंडिविजुअल यानी कि जिनकी एज 60 साल तक की है, 60 साल से ज्यादा वाले जो होंगे वो आपके सीनियर सिटीजन में आएंगे, जो 60 टू 80 की विंडो में आते हैं, और जिनकी एज जो है वो 80 ईयर से ज्यादा है वो सुपर सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आते हैं। एंड यहां पर सरचार्ज भी एप्लीकेबल होगा, यानी कि ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से अगर आपकी इनकम जो है वो 50 लाख से 1 करोड़ तक है, तो जो आपका टैक्स कैलकुलेट होगा उसके ऊपर 10% सरचार्ज पड़ेगा, और अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है तो 15% का सरचार्ज जो होगा वो यहां पर कैलकुलेट होगा। और अगर एजुकेशन एंड हेल्थ सेट्स की बात करें तो 4% का जो एजुकेशन एंड हेल्थ सेट्स है वो भी आपको चार्ज पड़ेगा। यानी कि अगर किसी पर्सन का इनकम टैक्स है वो कैलकुलेट हुआ 30,000 का, तो 30,000 का 4% यानी कि 1200 रुपीज जो है वो अलग से ऐड हो जाएगा इसमें, एज पर द एजुकेशन एंड हेल्थ सेस। अभी हम न्यू टैक्स रेजिम को देखते हैं। देखो सभी इंडिविजुअल्स के लिए ये चीज सेम है, चाहे वो सीनियर सिटीजन है चाहे वो सुपर सीनियर सिटीजन है, सभी के लिए सेम है। 3 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं है। उसके बाद स्टेप अप जो है, जैसे 3 से 6 तक 5%, 6 से 9 तक 10%, 9 से 12 तक 15%, एंड 12 से 15 तक 20%, एंड अबव 15 जो है वो 30% का जो टैक्स है वो एप्लीकेबल रहने वाला है। तो एग्जाम्पशन लिमिट जो है वो 3 लाख रुपए तक की है। एंड फर्दर अगर किसी इंडिविजुअल की टोटल टैक्सेबल लिमिट जो है इनकम जो है वो 7 लाख रुपए तक की है, तो यहां पर उनको टैक्स रिबेट मिलती है। 87A के तहत उनको टैक्स रिबेट मिलती है, जो 2023-24 के लिए 25,000 रुपीज की थी। इवन फाइनेंशियली 24-25 के लिए भी ये जो लिमिट थी ये यहाँ पर सेम टू सेम आगे कंटिन्यूड है। 87 के अंदर 87A के अंदर ये लिमिट 25,000 की एग्जामिशन की ही रहने वाली है। सरचार्ज एप्लीकेबिलिटी में चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पर। तो अगर आपकी सैलरी लेसर देन 50 लैक्स है तो कोई भी सरचार्ज आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। 50 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक 10% का सरचार्ज है, और 1 करोड़ से 2 करोड़ तक 15% का सरचार्ज है, 2 करोड़ से 5 करोड़ तक 25% का सरचार्ज है। एंड फर्दर नए बजट के हिसाब से जो 5 करोड़ से ज्यादा के अमाउंट का था सरचार्ज उसको रिड्यूस करके अब कर दिया गया है 25% ही, यानी कि अब ये सरचार्ज 25% का ही हो गया है। एजुकेशन एंड हेल्थ सेस जो रहेगा वो 4% का है ऑफ द टोटल इनकम टैक्स अमाउंट जो भी बनेगा। फॉर द एग्जाम्पशन की बात करते हैं जो कि अलाउड नहीं है नए टैक्स रेजिम में, तो एचआरए का एग्जाम्शन नहीं है, डेली एक्सपेंसेस का एग्जाम्शन नहीं है, रिलोकेशन अलाउंस मिलता है, हेल्पर अलाउंस मिलता है, चिल्ड्रन अलाउंस मिलता है, या फिर कोई और स्पेशल अलाउंस मिलता है, कोई भी एग्जाम्शन नहीं है। स्टैंडर्ड डिडक्शन भी इवन नहीं मिलेगा। प्रोफेशनल टैक्स के ऊपर भी आपको अलाउंस का जो भी आपका प्रोफेशनल टैक्स आप पे कर रहे हो उसके ऊपर भी आपको एग्जामिशन अवेलेबल नहीं है। एंड इवन जो इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग होता है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो इसके ऊपर पहले आपको मिलता था एग्जामिशन मिलता था 2 लाख तक का, तो आपको वो भी एग्जामिशन अब इसमें अलाउड नहीं है। जो भी डिडक्शन आपकी होती थी 80C 80D 80E में उसके ऊपर भी नहीं है, एक्सेप्ट 80CCD, उसके अलावा कोई भी आपको बेनिफिट नहीं मिलता है। ठीक है, जो स्पेशली एबल्ड लोग हैं उनका ट्रांसपोर्ट अलाउंस है तो उसके ऊपर एग्जामिशन अलाउड है। कन्वेंस अलाउंस एग्जामिशन यानी कि आप अगर वर्क के ऊपर ट्रैवल कर रहे हो तो जो कन्वेंस अलाउंस है उसके ऊपर आपको एग्जामिशन अलाउड है। अगर 80CCD के अंदर अगर आप करते हो जो कि पेंशन स्कीम होगी, ठीक है, उसमें आपको इन्वेस्टमेंट करने पर एग्जामिशन अलाउड है। डेप्रिसिएशन के ऊपर आपको एग्जामिशन मिल जाती है। अगर कोई भी अलाउंस आपको मिलता है ट्रैवलिंग के ऊपर तो उसके ऊपर आपको एग्जामिशन मिल जाती है।
अदरवाइज कोई भी एग्जामिशन अब नहीं मिल रही है, ध्यान रखिएगा। न्यू टैक्स रेजिम में टैक्स जरूर कम पड़ जाता है लेकिन आपकी सेविंग भी कम होती है, ठीक है। तो अभी केस स्टडी पढ़ते हैं, इसके बेस पर क्वेश्चन देखते हैं एंड लेट्स हैव अ लुक एट द केस स्टडी ओवर देयर। तो मिस्टर अनुराग 52 years old हैविंग अ सैलरी इनकम ऑफ रुपीज 10 लाख, टोटल इन्वेस्टमेंट जो 80C में 1.7 लाख की है अंडर ELSS PF LIC प्रीमियम एंड प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट जो होम लोन की है वो भी इसमें शामिल है। फर्दर ही पेज अ मेडिकल इंश्योरेंस, अपने खुद के लिए अपनी वाइफ के लिए 28,000 का पे करते हैं एंड ही हैज पेड होम लोन इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 75,000 इन 2021। तो कौन सी टैक्स रेजिम उनके लिए ज्यादा बेटर होगी, लेट्स हैव अ लुक एट इट। तो सबसे पहले ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से चलते हैं। देखो ग्रॉस इनकम तो 10 लाख की है, पहले ओल्ड टैक्स रेजिम को देखते हैं। 80C के अंदर 1.5 लाख की उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दी है तो इसका बेनिफिट मिल जाएगा। 80D के अंदर 25,000 का मैक्सिमम बेनिफिट मिल जाता है, जैसे उन्होंने जो पॉलिसी करवाई है तो 28 में से 25 का बेनिफिट उनको मिल जाएगा। प्लस 24B में जो उनका इंटरेस्ट था, होम लोन का इंटरेस्ट था, उसका बेनिफिट भी उनको यहाँ पर मिल जाएगा 75,000 का। तो टोटल टैक्सेबल इनकम जो रहेगी यानी कि इनको डिडक्ट कर देंगे तो ये बन गया 2.5 लाख को डिडक्ट कर दिया, 7.5 लाख बन गया। एंड अब देखते हैं कि 2.5 लाख तक एज पर द ओल्ड टैक्स रेजिम 2.5 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं, तो यहाँ पर नील हो गया, कोई भी टैक्स नहीं पड़ा। एंड 2.5 लाख टू 5 लाख तक 5% टैक्स पड़ना था तो 12,500 यहाँ पर टैक्स पड़ा। और 5 लाख से लेकर के 10 लाख तक 20% टैक्स था तो 50,000 पे टैक्स पड़ा। तो टोटल जो टैक्स निकल के आता है यहाँ पर एज पर द ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से वो 62,500 का टैक्स पड़ गया। एंड इसके ऊपर सेस भी पड़ेगा आगे, इसके ऊपर आगे 4% का सेस भी पड़ेगा, वो कैलकुलेट कर लिया हमने 62,500 के ऊपर, जो कि 2,500 रुपीज बनता है। तो टोटल टैक्स जो पड़ा वो 65,000 का टैक्स पड़ गया, राइट। अभी न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से देखते हैं। टोटल इनकम 10 लाख की है, कोई भी ये बेनिफिट नहीं मिलेगा न्यू टैक्स रेजिम में, तो टैक्सेबल इनकम 10 लाख की ही है। अब स्लैब्स के ऊपर देखते हैं। 0 से 3 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं था, नील यहाँ पर था। एंड फर्दर 3 से 6 लाख तक 5% था, तो 10 लाख का 5% हमने कैलकुलेट कर लिया। फर्दर देखो यहाँ पर ध्यान से समझना कि अगर हम यहाँ पर देखें 3 लाख से 9 लाख 3 से 6 तक का आपके पास 5% था, तो 3 लाख के ऊपर 5% कैलकुलेट किया 15,000 आ गया। 3 लाख के ऊपर 10% कैलकुलेट किया 30,000 आ गया। और आगे उसके बाद 9 से 12 लाख के बीच में 1 लाख की ही सैलरी थी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1 लाख की सैलरी थी, उसके ऊपर 15% पड़ा तो 15,000 उठ गया। तो टोटल टैक्स यहाँ पर पड़ा 60,000 का, उसमें 4% का एजुकेशन सेस आपने ऐड कर दिया, तो आपके ऊपर जो टोटल टैक्स पड़ा 62,400 का पड़ा। तो डेफिनेटली ज्यादा बेनिफिशियल कौन सा है, न्यू टैक्स रेजिम जो है वो यहाँ पर बेनिफिशियल है। लेकिन अगर आप यहाँ पर हाउस लोन लेते हैं, फर्दर आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, तो आपको जो ओल्ड टैक्स रेजिम है उसमें ज्यादा बेनिफिट मिल जाता है, ठीक है जी। तो इस वीडियो में हमने काफी जो अच्छे पॉइंट्स हैं उनको कवर किया है। आई होप कि आपको यहाँ पर ये वीडियो पसंद आई होगी एंड आपने कंसेप्ट को डेफिनेटली समझा होगा। तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर देना एंड फॉर द शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, जो भी यहाँ पर जेआरबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर द अपकमिंग एग्जाम ओवर देयर। एंड फॉर इफ यू वांट टू गेट ऑल द पीडीएफ्स ऑफ ऑल द 4 पेपर्स ऑफ जेआरबी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आपको इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर देना जेआरबी पीडीएफ लिख करके। जेआरबी की हमने केस स्टडीज भी कवर किए लेटेस्ट, आप उसको भी कवर कीजिएगा, उसकी पीडीएफ भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो दैट विल बी ऑल रिलेटेड टू दिस वीडियो। थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं अगली वीडियो में।